दोस्तों मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव में। दोस्तों आज हम आपके लिए संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों यह यूपी ट्रिपल एससी में ही नहीं बल्कि आप जो अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संविधान का यूज़ होता है उन सभी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। बताइए दोस्तों कि जो हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं उन्हें परिवर्तन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दोनों को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। और भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है? 1 है। और उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 उच्च न्यायालय की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। बताइए दोस्तों कि जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार हैं उनको निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा मूलभूत अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने आपको पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? बताइए दोस्तों कि जो समानता का अधिकार है वो किन 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक 5 अनुच्छेद कौन से हैं? समानता के अधिकार आते हैं। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और जिसमें से कि दोस्तों संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें से कि फर्स्ट है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है जो कि हमने अभी बताया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से लेकर 24 अनुच्छेद तक वर्णित है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। उसके बाद है शिक्षा संस्कृति का अधिकार जो कि 29 से लेकर 30 अनुच्छेद तक वर्णित है। और उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि 31 से लेके 32 तक वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बताइए दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। और जो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है दोस्तों संविधान के? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 15 के अंदर बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लिखा गया है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी के अवसर की समानता लिखी गई है। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत का प्रावधान बना हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। बताइए दोस्तों संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन से आर्टिकल या प्रावधान में या फिर भाग में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य के आदेश दिए गए हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से भाग में है? वो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है क्योंकि उन पर कोई वाद करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो राज्य के पक्ष में है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कि स्वतंत्र न्यायपालिका पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा या फिर सशक्त विपक्ष पर निर्भर करेगा या फिर सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। नेक्स्ट, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? बताइए दोस्तों कि इन दोनों में क्या अंतर है?
तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। जो मूल अधिकार होते हैं उन पर वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों कि कौन सा कथन सही होगा। वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, या फिर वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, या फिर उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय संसद बनती है, बताइए दोस्तों जो भारत की संसद है वो किन से बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारत की संसद का निर्माण होता है। और जो यह प्रावधान है यह आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संसद के 3 अंग होंगे, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारी तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? बताइए दोस्तों कौन सा आर्टिकल है वो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 में क्या दिया गया है कि जो भारत के संविधान में के अंतर्गत संसद के सदस्य होंगे उनको विशेष अधिकार मिलेगा और उनकी उन्मुक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद का भाग होता है। जो राष्ट्रपति है उसका कौन सा आर्टिकल में? वो 52 आर्टिकल में है। और उपराष्ट्रपति का वर्णन 63 आर्टिकल में है। और लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? लोकसभा का वर्णन 81 आर्टिकल में है। और राज्यसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? राज्यसभा का वर्णन 80 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और अगर संसद का पूछ लेता है तो संसद का कौन सा आर्टिकल में है? संसद का 79 आर्टिकल में संसद का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा होगा दोस्तों? हमने बताया था राष्ट्रपति तीसरा अंग होता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो ये तो बड़ा आसान हो गया, 3। इसका राइट आंसर होगा कौन? निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन, बताइए दोस्तों जो जनता द्वारा चुना जाते हैं वो कौन सा सदन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा के जो प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय जनता का भारत में लोकसभा प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बताया था दोस्तों अभी कि लोकसभा का गठन का कौन सा आर्टिकल के अंदर है? 81 आर्टिकल के अंदर भारतीय लोकसभा का प्रावधान दिया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जब हमारे मूल संविधान बने थे उस समय लोकसभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, ये पूछा गया है दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 500। जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? फिलहाल के बारे में पूछ रहे हैं जो 31वें संविधान संशोधन में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 545 सीट। नेक्स्ट, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, बताइए दोस्तों वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं है जो लगातार दूसरी बार पद पर आसीन हुए हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। और यह 15 अगस्त 1947 से लेके 1964 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री रही हैं जिनका कार्यकाल 1966 से लेके 1977 तक रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और इनका कार्यकाल 96 से लेके 96 में ही ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर से इन्होंने दोबारा से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे 1998 में और ये 2004 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट,
भारत के प्रधानमंत्री की क्या की जा सकती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या किए जाते हैं दोस्तों? नियुक्ति की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का पद, जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो क्या होता है? संविधान द्वारा गठित होता है, परंपराओं पर आधारित होता है, या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित होता है। उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान द्वारा गठित किया जाता है। जो भारत का प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा गठित किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति कौन करता है? अभी बताया था दोस्तों हमने आपको, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो प्रधानमंत्री है उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो जो प्रधानमंत्री है उनका वर्णन 74 से 75 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। राष्ट्रपति ही शपथ भी दिलाता है और राष्ट्रपति ही नियुक्ति को करता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।